एयरक्राफ्ट कैरियर यानी एक ऐसा जहाज, एक ऐसा बड़ा शिप जिस पे पूरी की पूरी दुनिया समाई होती है। आप इसको इस तरीके से भी मान लीजिए, एक शिप जिस पर आपके हेलीकॉप्टर्स होते हैं, आपके एयरक्राफ्ट्स होते हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट्स होते हैं, आपके दूसरी तमाम चीज़ें होती हैं और जो अपने पूरे बेड़े के साथ चलता है। बेड़ा यानी अगर एयरक्राफ्ट शिप एक बहुत बड़ा शिप चल रहा है तो उसके साथ उसके डिस्ट्रॉयर्स होंगे, उसकी दूसरी फ्लीट्स होंगी, यानी एक पूरा जंगी बेड़ा जो अपने आप में चलता है और जिसके साथ सबमरीन्स भी होते हैं अंडर वाटर। यानी एक ऐसा जंगी बेड़ा जब चलेगा तो जंग की तैयारियों के लिए आगे बढ़ेगा। एयरक्राफ्ट कैरियर की शुरुआत आप मान सकते हैं कि 1911 के लगभग हुई और इसकी पहली शुरुआत अमेरिका से की गई, जब एक छोटे तौर पर किया गया। उसके बाद इसका पहला इस्तेमाल वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर यूके ने किया, यानी ब्रिटेन ने किया। उसके बाद अमेरिका ने इसको फॉलो किया, जापान जैसी कंट्रीज ने इसको फॉलो किया और फिर धीरे धीरे और जंगों के अंदर इसका इस्तेमाल बहुत तेजी से किया जाने लगा। दरअसल समंदर एक ऐसी चीज है जहां पर हर देश अपनी ताकत में इजाफा करना चाहता है, क्योंकि ये माना जाता है कि समंदर पर राज करने वाली कंट्री दुनिया पर राज करेगी। यही वजह है कि चीन लगातार अपनी इस तकनीक में या फिर इसमें इजाफा करने की कोशिश कर रहा है। अभी अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो सबसे ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर जो हैं वो अमेरिका के पास है, जिनकी संख्या करीबन 80 है, जिसमें उनके पास न्यूक्लियर पावर्ड भी हैं, यानी कई ऐसे हैं उनके जो एयरक्राफ्ट कैरियर जो सालों साल चल सकते हैं, यानी समंदर में उनका आराम से एक बड़ा बेड़ा चलता रहता है। इसके अलावा दूसरी बड़ी कंट्री जिनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर वो फ्रांस भी है, ब्रिटेन के पास भी हैं, जापान के पास भी हैं। वहीं अगर कंपैरिजन किया जाए भारत का, तो भारत के पास अभी इस समय एक एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसका नाम है विक्रमादित्य। इसके अलावा एक रिफिट हो रहा है या फिर एक उसकी तैयारियां चली है, वो विक्रांत, और कई और दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जिसकी बातें भी अभी चल रही हैं। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि समंदर में अगर आपके पास इतना बड़ा जंगी बेड़ा हो तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये एक टापू की तरह होता है जहां पर आपका सारा साजो सामान या आपका पूरा जंगी बेड़ा एक साथ चलता है और इसको आप कहीं पर भी मूव करा सकते हैं एज पर योर ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज। यानी अगर आपके ऑपरेशन को जरूरत पड़ी तो आप इनको किसी भी इलाके में डिप्लॉय कर सकते हैं। हालांकि जब हम एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करते हैं तो ये भी कहा जाता है कि ये बहुत महंगा ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज है, क्योंकि इसकी लागत जो है बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि उस पर आपको फाइटर एयरक्राफ्ट भी रखने पड़ते हैं जो नेवल वर्जन हो, आपके हेलीकॉप्टर्स भी होने चाहिए, आपके रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स भी होने चाहिए, आपके कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स भी होने चाहिए और आपके दूसरी साजो सामान भी उसके साथ होनी चाहिए, यानी सबमरीन्स और दूसरी चीज़ें भी उसके साथ हमेशा रहनी चाहिए। अभी इम्पॉर्टेंट ये है कि इस कैपेबिलिटीज़ को भारत के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो भारत भी अपने एयरक्राफ्ट कैरियर की एक अभी विक्रमादित्य मैंने जैसा आपको बताया भारत के पास है, लेकिन इस कैपेबिलिटीज़ को भारत बढ़ाना चाहता है। करीबन 3 की सैंक्शन रिक्वायर्ड इंडियन नेवी कह रही है कि भारत के पास कम से कम 3 होने चाहिए, ताकि अगर एक रिफिट में हो यानी एक अगर रिपेयर कर रहा हो तो 2 हमेशा ऑपरेशनलाइज हो, क्योंकि इंडियन ओशन में भारत के लिए लगातार चुनौतियाँ और उसकी पावर या फिर उसको हैंडल करने की क्षमताएँ बहुत ज़्यादा, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। वहीं चीन के पास इस समय 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, वहीं पाकिस्तान के पास भी कुछ इतने ही 1 या 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। अब देखना यह है कि भारत अपनी इन क्षमताओं को किस तरीके से बढ़ाता है, क्योंकि फ्यूचर वॉरिस्टिक जो होगा या फ्यूचर वॉरफेयर समंदर के अंदर माना जाता है, और अगर आपके पास ऐसा बड़ा बेड़ा मौजूद हो तो आपके लिए उसको हैंडल करना यानी अपनी चुनौतियों को हैंडल करना मुश्किल नहीं होगा। करीबन 1911 से अब तक एयरक्राफ्ट कैरियर में कई बदलाव भी आ चुके हैं। पहले इसके अंदर नॉर्मली एक फाइटर एयरक्राफ्ट होता था, एक आपका हेलीकॉप्टर होता था, लेकिन बदलते वक्त के साथ ये पूरी फ्लीट बदल गई और अब इसमें करीबन 5 से 10 एयरक्राफ्ट होते हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं, यानी पूरी स्क्वाड्रन्स भी होती हैं। कई जगह तो इतना भी है कि इनके पास पूरा का पूरा साजो सामान लश्कर होता है, इनके पास न्यूक्लियर सबमरीन जिस तरीके से मैं आपको बता रहा था वो भी होते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं। इसको एक मिनी स्टेडियम के तौर पर भी कहा जाता है, यानी एक पूरा फुटबॉल स्टेडियम इनकी बराबर का होता है। सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स भारत के अंदर सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स में से एक सीआरपीएफ है, जिसमें करीबन 3 लाख से ज्यादा जवान और ऑफिसर्स मौजूद हैं। सीआरपीएफ का मुख्य रूप से काम है लॉ एंड ऑर्डर के अंदर स्टेट मशीनरी को या फिर पुलिस को सपोर्ट करना, लेकिन बदलते वक्त के साथ सीआरपीएफ के काम के तरीकों में और उसके रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में भी कई फर्क आ चुके हैं। यानी सीआरपीएफ आज के समय पे न सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के इंसर्जेंसी से लेकर बल्कि कश्मीर के
एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस में भी इंक्लूड की जा चुकी है। यहां तक कि नक्सल के लिए सीआरपीएफ एक प्राइमरी पैरामिलिट्री फोर्सेस में से एक है, या सबसे महत्वपूर्ण, सबसे आगे की पैरामिलिट्री फोर्स है। दरअसल सीआरपीएफ जो है वो आजादी के पहले की जो एक पैरामिलिट्री फोर्स है, जो अंग्रेजों के समय में जिसका गठन किया गया था, लेकिन करीबन 1947 में के बाद इसको सीआरपीएफ नाम दिया गया और तभी से अब तक सीआरपीएफ कई बड़े मिशंस में या कई बड़े ऑपरेशंस में अपने आप को शामिल करा चुकी है या फिर अपना लोहा मनवा चुकी है। महत्वपूर्ण यह है कि इस समय जब सीआरपीएफ की स्ट्रेंथ करीबन 3 लाख से ज्यादा है, तो उस समय भी सीआरपीएफ की जो स्पेशलाइज्ड फोर्सेस हैं उनकी भी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इंपॉर्टेंट है कि एंटी नक्सल ऑपरेशंस में सीआरपीएफ सबसे आगे खड़ी नजर आती है और सीआरपीएफ का एक ऐसा ही विंग है जिसको कहा जाता है कोबरा कमांडोज, जिसकी करीबन 10 बटालियन 10 यूनिट्स इस समय सीआरपीएफ में इंक्लूड है। कोबरा कमांडोज का काम होता है स्पेशलाइज्ड ऑपरेशंस को अंजाम देना, और कोबरा कमांडोज खास तौर पर जंगल वॉरफेयर जैसी सिनेरियो के लिए सबसे ज्यादा कारगर है या फिर सबसे ज्यादा सक्षम माने जाते हैं, और इन्हीं सीआरपीएफ को एनएसजी या दूसरी स्पेशलाइज्ड यूनिट्स में भी शामिल किया जाता है। इसके अलावा सीआरपीएफ कई बड़े चीजों के अंदर या फिर दूसरे ऑपरेशंस के अंदर भी शामिल की जाती है, और पिछले 1-2 साल पहले जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान या फिर सबसे महत्वपूर्ण रोल सीआरपीएफ को दिया गया वो था जो स्पेशल ड्यूटीज, यानी अब जो एसपीजी है वो हटाकर कई महत्वपूर्ण पर्सनालिटीज को सीआरपीएफ की ही सिक्योरिटी दी गई है। यानी अब सीआरपीएफ के कंधों पर ना सिर्फ एंटी नक्सल जो ऑपरेशंस है उनकी जिम्मेदारी है, बल्कि जो बड़े प्रोमिनेंट या फिर बड़े लीडर्स हैं उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी खास तौर पर सीआरपीएफ के पास है। और यही वजह है कि सीआरपीएफ अब तक करीबन 14 से ज्यादा शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र, एक कीर्ति चक्र, अशोक चक्र से सम्मानित हो चुकी है। भारत और चीन के इतिहास में वैसे तो कई स्टैंड ऑफ या कई झड़पें हुई, लेकिन 2020 की झड़प ने या 2020 की स्टैंड ऑफ ने एक नया ही आयाम लिख दिया। यह अब तक का सबसे बड़ा स्टैंड ऑफ था, लेकिन इस पूरे स्टैंड ऑफ में सबसे यादगार पल या फिर जो कह सकते हैं कि भारत की शौर्य गाथाओं में एक ऐसी यादगार चीज जो हमेशा से याद की जाएगी, वो था गलवान क्लैश। माना जाता है कि जब अप्रैल के महीने में भारत और चीन की सीमाएं आमने सामने हो गई, जब स्टैंड ऑफ की शुरुआत हुई, उसके बाद लगातार इसको कम करने के लिए या फिर डीएक्सेलेरेट करने के लिए बातचीत चल रही थी। जून के महीने में दोनों तरफ से गलवान के इलाकों में यानी गलवान वैली के अंदर दोनों सेनाएं आगे पीछे हो रही थी। खासतौर पर PP14 यानी पेट्रोलिंग पॉइंट 14, पेट्रोलिंग पॉइंट 15 पर सेनाएं थोड़ी थोड़ी पीछे जानी शुरू हो गई थी। लेकिन 13-14 जून को या आप कह सकते हैं कुछ ऐसे घटनाक्रमों में बदलाव हुआ कि 15 तारीख को एक बड़ा इशू हुआ जिसको नाम दिया गया गलवान क्लैश। गलवान के अंदर हमारी 16 बिहार की टीम जो उस मौके पर मौजूद थी, उस इलाके में मौजूद थी, उसकी सीधी झड़प चीनियों से हुई। भारत के 16 बिहार के कई जवानों को, यहां तक कि कर्नल बाबू जैसे जो कमांड कर रहे थे 16 बिहार को, वहां पर उनको शहादत देनी पड़ी। लेकिन 40 से ज्यादा चीनी सैनिकों की गर्दनें तोड़ दी गई या फिर उनको मार गिराया गया। चीन ने पहले यह मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया कि उसके एक भी जवान को कोई क्षति नहीं पहुंची है, उसका एक भी जवान कोई भी मार्टिर या शहीद नहीं हुआ है। लेकिन वक्त बदला। 10 महीने बाद लगभग 2021 में फरवरी में चीन ने आकर यह मान लिया कि हां उसके 4 जवान शहीद हुए हैं और उनके जो कर्नल थे उनको बड़ी इंजरीज हुई हैं। 10 महीने तक चीन ने बातें अपनी जनता से, दुनिया में, इंटरनेशनल मीडिया से छुपाए रखी और 10 महीने के बाद डोमेस्टिक प्रेशर में आकर यानी लगातार जब चीन पर सवाल खड़े होने लगे तो ये सवालों का जवाब देते हुए चीन ने मान लिया कि हाँ उनके 4 जवान शहीद हुए हैं। लेकिन सच बात यह है, जो इंटरनेशनल मीडिया या फिर कई एजेंसीज पॉइंट आउट कर चुके हैं, ना सिर्फ रशिया जो चीन का बहुत करीबी माना जाता है, अमेरिका, बल्कि कई ऐसी कंट्रीज ये बात साफ तौर पर कह चुकी हैं कि चीन को 40 से ज्यादा कैजुअलिटीज का सामना करना पड़ा। हालांकि अभी 4 चीजें सामने आई हैं, 4 शहादतें सामने आई हैं, लेकिन माना जाता है कि आने वाले वक्त के साथ और भी चीजें सामने आएंगी। इस पूरे घटनाक्रम में या गलवान क्लैश में जो सबसे महत्वपूर्ण था वो ये
कि 16 बिहार और गलवान की झड़प को दुनिया ने याद रखा। अमेरिका, रशिया, यहां तक कि जर्मनी, कई ऐसे यूरोपियन अखबारों ने गलवान क्रैश की शहादतों के बारे में लिखा और यह भी लिखा कि कैसे भारतीय जवानों ने अपने शौर्य को दिखा दिया और चीन को कई बड़ी शहादतों का या फिर चीन को बहुत बड़ी कैजुअलिटीज का सामना करना पड़ा। भारत के सैनिकों की शौर्य गाथाओं की और भी ऐसी अनसुनी कहानी हम आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए टीवी 9 भारतवर्ष का ये डिजिटल प्लेटफॉर्म।